जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो दोस्तों, बिल्कुल सही समय चल रहा है आपका, बिल्कुल सही चुनाव किया आपने इस क्लास पे क्लिक करके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने राजस्थान के प्राचीन इतिहास के जो भी स्रोत हुए हैं उनके बारे में। अपने MCQ क्लास है ये। जितने भी पुराने परीक्षाओं में राजस्थान के अभिलेख और राजस्थान के सिक्के और राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त को जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए अपना है कि राजस्थान के किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। लेकिन हम इतनी ही बात नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। तो बिजोलिया शिलालेख मैं आपको बता दूं कि ये है 1170 ईस्वी का 1170 ईस्वी का लेख है। और ये किस शासक के समय का है? तो चौहान शासक हैं, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के समय का शासक है। सोमेश्वर चौहान का समय काल रहा था 1163 से लेकर और 1177 ईस्वी तक इनका समय काल रहा था। और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता थे और कर्पूरी देवी के क्या थे? हस्बैंड थे। तो इनको इस समय का ये शिलालेख है। और क्या जानकारी ये शिलालेख हमें देता है, इससे पहले मैं बता दूं कि इस शिलालेख के रचयिता कौन है। रचयिता, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुणभद्र इसके रचयिता हैं। रचयिता का मतलब है कि जिसने इसकी रचना की, यानी कि जिसके दिमाग में इस शिलालेख के बारे में थॉट आया, तो वो हो गए इसके रचयिता। और एक पूछा जाता है इसके उत्कीर्णक। उत्कीर्णक कौन है? इसको खोदने वाले, यानी जिसने रचयिता यानी गुणभद्र ने तो इसको लिख के दे दिया, लेकिन इसके टाइपिंग का कार्य किसने किया? उस समय टाइपिंग तो होती नहीं थी, पत्थरों पे खोद के लिखते थे। तो उत्कीर्ण का काम किया था गोविंद चंद्र ने। किसने किया था? गोविंद चंद्र ने इसका उत्कीर्ण का कार्य किया था। इसके बाद इस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें कुछ जगहों के अब इसमें प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें दिल्ली का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। दिल्ली का क्या नाम मिलता है? ढिल्ली का। दिल्ली का ढिल्ली का ढिल्ली का बोलते बोलते ये दिल्ली में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से मांडलगढ़ का, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है उसका नाम क्या मिलता है? मंडलकर। मांडलगढ़ का हमको मंडलकर मिलता है। इसी प्रकार से जालोर का भी नाम देखने को मिलता है। जालोर का मिलता है अपने को जाबालीपुर। जालोर का क्या मिलता है? जाबालीपुर। और आगे देखें तो जैसे कि बिजोलिया है, तो बिजोलिया का क्या नाम देखने को मिलता है? विजयवल्ली। विजयवल्ली नाम बिजोलिया का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट कुछ स्थानों के नाम जो हमें देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन पे देखें तो घटियाला शिलालेख है। तो घटियाला शिलालेख है, ये है 861 ईस्वी का। 861 ईस्वी का किसके समय का है? तो ये प्रतिहार शासक है कक्कुक के समय का शिलालेख है। और ये वही कक्कुक है जिसे उद्योतन सूर्य ने अपने ग्रंथ कुवलयबाला में प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस घटियाला अभिलेख में प्रतिहार वंश का संस्थापक है वो कहा गया हरिश्चंद्र को। संस्थापक किसको कहा गया है? हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र को इसमें ब्राह्मण कहा गया है। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ब्राह्मण वंशीय इसमें किसको बताया गया? घटियाला शिलालेख में प्रतिहार वंश को क्या बताया गया? ब्राह्मण। 1285 ईस्वी का। और इसमें बापा रावल से लेकर समर सिंह तक का उल्लेख मिलता है। बापा रावल से लेकर समर सिंह तक का उल्लेख मिलता है इसमें, यानी गोहिल वंश का उल्लेख मिलता है इसमें। तो अलग आपको देखने को मिलेगी। इसमें चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। तो चौहानों को चंद्रवंशीय कौन से अभिलेख में बताया गया है? तो ये आप ध्यान में रखना, अचलेश्वर अभिलेख में। और अगला रायसिंह प्रशस्ति, तो बीकानेर के महाराजा रायसिंह से संबंधित ये प्रशस्ति है। और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के पहले राजा कौन थे? तो महाराजा की उपाधि धारण करने वाले रायसिंह थे, बीकानेर के कल्याण सिंह के पुत्र महाराजा रायसिंह। तो ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस की अच्छे से। आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरवा का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उदयपुर से। और इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें? तो इसमें गोहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गोहिल वंश की जानकारी हमें यह अभिलेख देता है। और गोहिल वंश में भी बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कौन से शिलालेख में? अचलेश्वर में। और इसमें गोहिल वंश की जानकारी हमें मिलती है चिरवा के अभिलेख में भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, चित्तौड़ शिलालेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपको बताना है। ये शिलालेख 1278 ईस्वी का है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें मेवाड़ के गोहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आप दोनों ही बातें सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसको समर्पित है? तो ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वह समर्पित है जैन धर्म के तीर्थंकर हुए आदिनाथ। आदिनाथ का एक नाम और देखने को मिलता है आपको, ऋषभदेव। ऋषभदेव। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, इन्हीं को समर्पित है ये। थोड़ी सी चर्चा और इनकी कर लेते हैं हम। तो इनका उल्लेख हमें और कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है।
तो ऋग्वेद में पूछ लिया जाए जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, तो आदिनाथ का उल्लेख मिलता है। और ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये मूलतः थे अयोध्या के, मूलतः कहाँ के थे, अयोध्या के मूल निवासी थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको कैलाश पर्वत पर। कहाँ पे, कैलाश पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए, प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, तो कैलाश पर्वत पर कौन रहते थे, भगवान शिव। और भगवान शिव का क्या है, नंदी, तो इनका भी क्या है, बैल। तो इससे आप याद रखो, कैलाश पर्वत पर आपको याद रहेगा तो बैल भी इनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा और तीर्थंकरों की बात करें तो पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इनके बारे में खास बात है कि जो 5 महाव्रत हुए उनमें से 4 इन्होंने दिए हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4, तो ये 5 पंच महाव्रत में अपरिग्रह, ये 4 तो दिए हैं पार्श्वनाथ जी ने। और 5वां जो है ब्रह्मचर्य, 5वां महाव्रत दिया है महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी हुए इनके 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। और इसी प्रकार से नेमिनाथ। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब टाइम भी काफ़ी होता चला जा रहा है तो हमें क्वेश्चन भी काफ़ी करने, तो चलिए देखते हैं। डूंगरपुर प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण, तो ये प्रशस्ति लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। अब थोड़ी बात करूँ मैं, अगर भारत के संदर्भ में जोड़ते हुए बात की जाए तो भारत में अभिलेखीय परंपरा के उदाहरण हमें मिलते हैं अशोक के समय से। तो अभिलेखीय परंपरा के उदाहरण अशोक के समय से मिलते हैं, जिसमें हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। हालांकि लिपि इसमें और भी मिलती है, जैसे कि खरोष्टी भी देखने को मिलती है, अरेमाइक भी देखने को मिलती है, और ऐसे ही इंडो ग्रीक। और ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान भी अशोक के अभिलेखों से अछूता नहीं है, क्योंकि बैराट से हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं। लेकिन संस्कृत में बात की जाए कि भारत में पहला अभिलेख कोई मिलता है तो वो जूनागढ़ अभिलेख। तो इसमें हमने बात कर ली। ये डूंगरपुर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन अपने पास है, महाराणा मोकल के काल के समय में आरंभ की गई तुलादान पत्ती का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। तो तुलादान पत्ती क्या होती थी, ये जो राजा होते थे वो एक तरफ खुद बैठते थे पलड़े में, दूसरी तरफ उनके बराबर मात्रा में कुछ भी, मान लो जैसे सोना चांदी या जो भी हीरे जवाहरात कुछ भी, तो वो तोल के उनके वजन के बराबर जो भी उनके दर्शन के लिए आते थे उनमें बांट दिया जाता था। और जो राजा रानी झरोखे में से प्रजा को दर्शन देते थे तो उसको झरोखा दर्शन कहते थे। तो ये तुलादान पत्ती थी। महाराणा मोकल को आप जानते हो, महाराणा लखा और हंसाबाई के पुत्र मोकल थे और कुंभा के पिता हुए ये। तो मोकल के समय में ये तुलादान पत्ती शुरू की गई। इसका किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये मिलता है अपने श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में। और महाराणा मोकल के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मोकल मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और इसी मोकल मंदिर को कहते हैं हम समिदेश्वर मंदिर, क्योंकि ये एक परमारों के काल का था, लेकिन मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, तो इसको मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं और समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का अपने पास राइट आंसर श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि किस अभिलेख में महाराणा हमीर की तुलना ब्रह्मा, शिव, कर्ण एवं कामदेव से की गई। तो इस बात का उल्लेख हमें मिलता है समिदेश्वर मंदिर के अभिलेख में। देखिए, आप सभी जानते होंगे मेवाड़ का जो गुहिल वंश था उसकी 2 शाखाएं थी, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। रावल शाखा का संस्थापक था क्षेमकर्ण, रावल शाखा का संस्थापक क्षेमकर्ण था, और इसका राणा शाखा का संस्थापक था माहप, या कुछ जगह इसका राहप नाम भी देखने को मिलता है। और इसका लास्ट अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बाद इस पे गोहिल वंश का शासक हुआ था राणा शाखा का। और राणा शाखा के लोग जो आगे जाके सिसोदा गांव में रहने लगे थे तो इनको सिसोदिया भी कहने लगे। तो सिसोदिया वंश का जो शाखा का शुरुआत करने वाला शासक माना जाता है राणा हमीर। तो राणा हमीर राणा शाखा का शुरुआती मान लो, या फिर सिसोदिया वंश का शुरुआती आदि पुरुष इसको कहते हैं। तो इसके बारे में ये मिलता है कि इनकी तुलना ब्रह्मा से की गई है, शिव से की गई है, कर्ण और कामदेव से की गई है। और ये हमें मिलता है समिदेश्वर मंदिर के अभिलेख में, इन बातों का उल्लेख मिलता है। इनकी उपाधि और भी देखने को मिलती है, जैसे कि विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है, यानी विषम परिस्थितियों में पंचानन यानी शेर के समान साहस दिखाने वाला विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी इनको दी गई है। और एक उपाधि इनको वीर राजा की भी दी गई है। तो इन सब बातों के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के अनुसार परमार वंश का मूल पुरुष धूमराज था। देखो, ये धूमराज वाला क्वेश्चन है ना, अभी रिसेंटली पटवार के पेपर में पूछा गया, पटवार में पूछा गया था ना, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो ये जानकारी अपने मिलते हैं अचलेश्वर प्रशस्ति से। तो आबू के परमार वंश का मूल पुरुष धूमराज था, ये जानकारी मिलती है हमें अचलेश्वर प्रशस्ति से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन अपने पास है, मिहिर भोज प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इनमें आप ना पेपर देखते ही सबसे पहले इसको राउंड कर लिया करो कि पूछा क्या गया है। कई बार हम सत्य को सोचकर हमें पहला ही ऑप्शन सही दिया होता है और पूछा गया है सत्य, तो हम इसको ऐसे टिक कर देते हैं कि ये सही होगा। नहीं, लेकिन हमें इसको राउंड कर लेंगे ना। अभी तक कुछ पेपरों में तो क्या है, इसको हाईलाइट करके देने लगे ताकि आपको सही दिख जाए कि क्या पूछा गया है, और फिर भी हम इग्नोर मार देते हैं और फटाफट पढ़ के आंसर देने की तत्परता में इसको गलत कर बैठते हैं। तो देखिए, इसके प्रशस्तिकार बालादित्य, हमें ऐसे पूछा गया प्रशस्तिकार इसके बालादित्य, तो ये बात सही है। इसमें मिहिर भोज के पराक्रम, शौर्य और वीरता का उल्लेख मिलता है, तो ये बात भी सही है। इस प्रशस्ति की भाषा गुजराती है, तो ये यहाँ पे गलत बात हो जाती है क्योंकि इस प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी भाषा संस्कृत है, ना कि गुजराती। अगला क्वेश्चन अपने पास है, प्रतापगढ़ शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, प्रतापगढ़ शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल से इसका मतलब है महेंद्रपाल प्रथम। और महेंद्रपाल प्रथम की जब बात की जाती है तो इनके दरबारी विद्वान हुए हैं, प्रसिद्ध दरबारी विद्वान, जिन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। राजशेखर के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। राजशेखर इनके दरबारी विद्वान हुए, इनके द्वारा काफ़ी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी एक पुस्तक है इनकी, और एक काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये भी राजशेखर की पुस्तक है। तो ये दो पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है बाल रामायण, क्या लिखी है, बाल रामायण, और एक बाल भारत, बाल भारत पुस्तक भी इनकी लिखी है। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता है, प्रचंड पांडे कहा जाता है, सॉरी प्रचंड पांडव कहा जाता है। बाल भारत है ना जो राजशेखर की, इसको कहा जाता है प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव। और इसके अलावा हरविलास भी इनकी एक पुस्तक है। तो ये काफ़ी पुस्तकें राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। और जो एक पुस्तक इनकी आती है विद्यसाल भंजिका, तो विद्यसाल भंजिका, तो ये भी ग्रंथों के बारे में भी मैंने बता दिया कि लेखक के बारे में राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है। एक तो अपने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारती जिसको प्रचंड पांडव कहा गया है, हरविलास, और एक विद्यसाल भंजिका। तो ये लिखी गई हैं राजशेखर के द्वारा, जो कि महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी विद्वान थे। और महेंद्रपाल का जो शासनकाल रहा था ये रहा था 885 से लेकर 910 ईस्वी तक इनका शासन का समय रहा था, और इनके दरबारी विद्वान राजशेखर थे। और इन्हीं का उल्लेख हमको देखने को मिलता है प्रतापगढ़ के शिलालेख में। और इसी राजशेखर ने इसको महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि भी दी थी। तो रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि भी दी थी, किसके द्वारा दी गई, राजशेखर के द्वारा। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिवराह का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखो, ये आदिवराह का अभिलेख जो प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है, आहड़, आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है। और आप जानते भी होंगे अल्लड़ ने आहड़ को राजधानी बनाई थी, लेकिन बाद में शक्ति कुमार ने इसको चेंज करके वापस नागदा कर दी थी। अगला प्रश्न अपने पास है कि किस अभिलेख में पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है। देखिए, आदिवराह अभिलेख में इस संप्रदाय का उल्लेख देखने को मिलता है। वराह शब्द पे आप गौर कीजिएगा, वराह का मतलब क्या होता है, सुअर। और आप जानते हो भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार था, वराह अवतार विष्णु का अवतार था। और ये जो पंचरात्र है ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित है, और वराह अवतार भी, वराह से आप विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार है, तो इसको रिलेट करके आप ध्यान में रख सकते हो कि पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है आपको, वराह अभिलेख। इसके बाद एक दे रखा है घटियाला शिलालेख। तो घटियाला शिलालेख में प्रतिहारों की प्रारंभिक वंशावली की जानकारी में मिलती है, मंडोर जो अपने जोधपुर घटियाला से मिलता है ये। तो इसमें प्रतिहारों की प्रारंभिक वंशावली का उल्लेख मिलता है, प्रतिहारों की प्रारंभिक वंशावली का उल्लेख इसमें देखने को आपको मिलता है। और इसमें राजा हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का संस्थापक बताया गया है, हरिश्चंद्र। और इन हरिश्चंद्र के बारे में एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी उपाधि के बारे में कि रोहिल्लुद्दी उपाधि किस शासक की है। तो ये राजा हरिश्चंद्र की है, और इनको ब्राह्मण बताया गया है घटियाला शिलालेख में। तो ये इस प्रकार की जानकारी में मिलती है। पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख हमें पूछा गया है, तो ये है आदिवराह अभिलेख से मिलता है। इसके बाद अगला है नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके रचयिता है आम्र कवि। रचयिता कौन है, आम्र कवि। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसके काल में हुआ था। देखो, सीकर स्थित जो हर्षनाथ मंदिर, आप जानते हो कि जीण माता और हर्ष दो बहन भाई थे। और जब जीण माता ने समाधि ले ली तो उसका भाई हर्ष भी पर्वत पे चला गया और उसने भी वहाँ पे समाधि ले ली थी। तो भैरव के रूप में हर्ष को पूजा जाता है। अब आप देखो कि हर्षनाथ का जो मंदिर है, तो जब हम चौहान वंश पढ़ते हैं तो आप देखते हो कि गुवक फर्स्ट नाम का एक शासक हुआ था। गुवक फर्स्ट ने इस मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था, और इसी के क्रम में चलते हुए सिंह राज ने ये निर्माण कार्य करवाया कंप्लीट।
तो जब आप इतिहास में पढ़ते हो तो ये देखते हो कि गुगक फर्स्ट ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया और सेनराज ने कंप्लीट करवाया, और इसका जो विध्वंसक है औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करवा दिया गया। अब जब आप वर्तमान में हर्षनाथ मंदिर देखते हो तो वहाँ पे खंडित मंदिर के रूप में ही आप उसको देखते हो। एक साइड में आपको मंदिर का द्वारा ढांचा तैयार करके सही किया गया है उसको, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है उसके आप अवशेष भी आप वहाँ पे देख पाते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हर्षनाथ प्रशस्ति में जो दे रखा है उसके हिसाब से सीकर में स्थित हर्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि अल्लट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। हो सकता है कि अल्लट का वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ तक भी इसका प्रभाव रहा हो, तो हर्षनाथ प्रशस्ति में इसका उल्लेख देखने को मिलता है अपने को। लेकिन चौहान शासकों के हिसाब से हम देखें तो सिंह राज के द्वारा इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया गया और गुगक फर्स्ट ने ये शुरू करवाया था। और जब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सिंह राज के बाद तो विग्रहराज सेकंड शासक हुआ था, विग्रहराज चतुर्थ तो बहुत बात की बात है उसके, तो विग्रहराज सेकंड का इसमें कोई ऑप्शन में जिक्र ही नहीं है। तो क्या होता है कई बार जो हमें दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आपको अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट तैयार होगा, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तभी आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सही होंगे। तो ये था अपना प्रश्न, अलर्ट के द्वारा इसका उल्लेख मिलता है अपने को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास है कि किस अभिलेख में मौर्य शासक धवल का उल्लेख मिलता है। तो ये अपने को मिलता है कणसवा के लेख में। कणसवा का जो लेख है अपने को, ये शिलालेख राजस्थान के अपना कोटा है, कोटा के निकट गांव है कणसवा गांव। कोटा के निकट कणसवा गांव में एक शिवालय में शिवजी के मंदिर में लगा हुआ ये लेख है। 738 ईस्वी के आसपास का ये लेख है। और ये इसमें मगध के जो मौर्य शासक हैं इनके बाद इनका जो पतन हो गया उसके बाद में कुछ हिस्सों में मौर्य वंश के छोटे मोटे शासक शासन करते रहे थे, इस प्रकार का उल्लेख इससे मिलता है हमें। फिर हम बात करें अगर बुचकुला के लेख की, तो ये प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र के समय का लेख है। और अपराजित के लेख की बात की जाए तो ये 661 ईस्वी का लेख है, जिसमें कि इस समय के शासक अपराजित के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि गोहिल वंश से संबंधित था। फिर गटियाला के शिलालेख की हमने बात की थी, किस समय का ये लेख है, और प्रतिहार शासकों के बारे में से हमें उल्लेख मिलता है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास आता है कि मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ था। तो ये मानमोरी का शिलालेख तो आपको पता है कि कर्नल जेम्स टोड को ये प्राप्त हुआ था। ये शिलालेख 713 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। 713 ईस्वी के आसपास का ये शिलालेख है और ये कर्नल जेम्स टोड को यहाँ से मिला था मानसरोवर झील के तट से। और इन्होंने ये प्रयास भी किया था कि ये शिलालेख को लेकर अपने नाव में बैठकर इंग्लैंड ले जाने का ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत भारी होने के कारण इस शिलालेख ये ले जा नहीं पाए और इन्होंने इसको समुद्र में ही फेंक दिया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इस शिलालेख को फेंकने से पहले इसका जो सारा मटेरियल है, इसका सारा रिकॉर्ड है, वो अपने पास रिकॉर्ड या दर्ज कर लिया था। तो ये शिलालेख हमें मानसरोवर झील के तट से पूछना चाह रहा है कि किसको प्राप्त हुआ था, तो कर्नल जेम्स टोड को ये मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास है, मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है। तो रचयिता वाला हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपने कि नाथ प्रशस्ति का रचयिता हमने पढ़ा था कि कौन था, अमर कवि। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, पुष्पदत्त। और इससे पहले बिजोलिया शिलालेख का भी हमने पूछा था कि रचयिता कौन है, तो इसके गुणभद्र थे। तो ये रचयिता वाले फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इसके रचयिता कौन है। और इस ऑप्शन में देखो एक महेश और इसके साथ एक नाम हो रहा था अत्रि और महेश, तो ये किसके रचयिता हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के। तो जब हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इनका नाम दोबारा आएगा, अत्रि और महेश के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पुष्पदत्त के द्वारा मानमोरी शिलालेख की रचना की गई थी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन किस अभिलेख में मिलता है। तो देखिए मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन कौन से अभिलेख में मिलता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अगर अपने पूरे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो और ये वर्ण व्यवस्था अपने उस समय लागू की गई, ऋग्वेद को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी। और अब हम बात कर रहे हैं कि मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये मारवाड़ से संबंधित जो अभिलेख अपना गटियाला का अभिलेख, गटियाला का अभिलेख जो कि 861 ईस्वी का अभिलेख है, 861 ईस्वी का अभिलेख है, जोधपुर से हमें मिलता है। गटियाला जोधपुर में एक जगह है, वहाँ पे से ये अभिलेख हमें मिला है और इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और एक गटियाला का प्राचीन नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि गटियाला को किस नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। तो रोहिस्कूप के नाम से गटियाला को प्राचीन समय में जाना जाता था। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान में रख लेना। और सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मारवाड़ में हमें मिलता है गटियाला के शिलालेख से। अब अगला क्वेश्चन अपने पास आता है कि प्रतिहार शासक कक्कू की उपलब्धि, और ये जो गटियाला का शिलालेख है कौन से शासक के समय का है, कक्कू के समय का। तो प्रतिहार शासक कक्कू की उपलब्धियों की वंशावली एवं उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है। तो अभी हम पिछला क्वेश्चन करके आए हैं, तो कक्कू की उपलब्धियों का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख में मिलेगा, गटियाला के अभिलेख में। अब अगला क्वेश्चन अपने पास है कि चाक्षु प्रशस्ति के उत्कीर्णकर्ता कौन थे। यहाँ पे रचयिता नहीं पूछा गया, यहाँ पे उत्कीर्णकर्ता पूछा गया, यानी टाइपराइटर, एक टाइप से आप कह सकते हो टाइपराइटर कौन थे इसके। तो चाक्षु जो प्रशस्ति है उसके उत्कीर्णकर्ता थे एक माइल नाम के व्यक्ति हैं। माइल के द्वारा इसका उत्कीर्ण किया गया है, यानी टाइपिंग जो पत्थर पे, वैसे तो पत्थर पे तो खुदाई करके की जाती है,
लेकिन अब अपने वर्तमान के कॉन्सेप्ट से इसका रिलेट करके देखेंगे तो टाइपराइटर आप उसको बोल सकते हो, उस समय तो वही टाइपराइटर थे उनके। तो माइल के द्वारा चाक्षु प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये तो सभी को पता होगा, बड़ली स्थान विशेष से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी जगह से संबंधित है? तो इजी सा क्वेश्चन है, अजमेर का ये शिलालेख है, बड़ली का शिलालेख। अगला है, गोसुंडी शिलालेख की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? तो गोसुंडी का शिलालेख किसने खोजा सबसे पहले? तो इस शिलालेख की खोज की गई थी कविराज श्यामल दास के द्वारा। कविराज श्यामल दास जो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के समय में दरबारी विद्वान रहे थे, और वीर विनोद की इनके द्वारा रचना भी की गई थी। काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है और काफ़ी क्वेश्चन वीर विनोद के बारे में पूछे जाते हैं। तो वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के द्वारा गोसुंडी के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज की गई थी। और आप देखिए कि जोधा की जो बेटी थी श्रृंगार देवी, और इधर अपने महाराणा कुंभा के बेटे थे रायमल। तो रायमल और श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था, और श्रृंगार देवी के द्वारा गोसुंडी बावड़ी का भी निर्माण करवाया गया था, या फिर आप कह सकते हो कि गोसुंडी जलाशय का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? श्रृंगार देवी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोसुंडी बावड़ी गोसुंडी जलाशय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था श्रृंगार देवी के द्वारा। और हम देख रहे हैं गोसुंडी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? तो कविराज श्यामल दास के द्वारा इस शिलालेख की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण किस शिलालेख से मिलता है? तो ये उल्लेख अपने राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख, जब आप राजस्थान के बारे में शुरुआत में जानना प्रारंभ करते हो तो हम पढ़ते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख है, जो कि सिरोही से मिला है हमें। सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें सबसे पहले हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा होता है राजस्थानादित्य। तो ये इस प्रकार से आप कह सकते हो कि राजस्थान शब्द की राजस्थानादित्य राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख इसमें आपको देखने को मिलता है। और इसी शब्द से अपने राजस्थान की ध्वनि निकलती हुई दिखती है आपको, कि राजस्थान शब्द की जो ध्वनि निकलती है, यानी राजस्थान शब्द का उल्लेख भी कह सकते हो आप इसको, सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में। जब राजस्थान के नामकरण की हम बात करते हैं तब हम पढ़ते हैं कि रामायण में भी राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? तो रामायण में अपने राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना गया था, मरुकांतर। और जब हम बात करें कि मध्यकाल में राजस्थान शब्द का उपयोग किसने किया, तो आप एक नाम लेते हो कि नैणसी विख्यात नैणसी के द्वारा इस नाम का उल्लेख किया गया। और एक आप वीरबाण का भी नाम ले सकते हो, वीरबाण की एक रचना है राजरूपक, इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख अपने देखने को मिलता है। तो अपने राजस्थान शब्द के उल्लेख के बारे में पूछा जाए, बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है, सर्वप्रथम प्राचीनतम उल्लेख अपने राजस्थान शब्द का उसी शिलालेख से मिलता है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास आता है कि राजस्थान के किस अभिलेख में गजवंश के शासक वर्ततात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है? तो ये अश्वमेध नहीं, अश्वमेध है, यहाँ पे अश्व की बलि दी जाती थी। तो इसका उल्लेख अपने गजवंश के शासक सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख जो मिलता है सर्वप्रथम गोसुंडी अभिलेख में अपने को देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो दो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक कौन रहा, तो वो सवाई जयसिंह रहे थे, या फिर अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक भी कौन रहे थे? सवाई जयसिंह रहे थे। और इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। इस बात को ऐसे समझोगे कि जब घोड़ा छोड़ा जाता था तो लास्ट में उस घोड़े की बलि भी दी जाती थी। और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध की जानकारी मिलती है, तो ये गोसुंडी के अभिलेख में मिलती है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा भारत में लगाए गए विभिन्न करों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जानकारी अपने को देने वाला अभिलेख है वो है शाहबाद दरगाह का अभिलेख। शाहबाद दरगाह का अभिलेख है, इससे जानकारी मिलती है कि औरंगजेब द्वारा भारत में किस किस प्रकार के कर लगाए गए थे। तो ये सारी जानकारी हमें शाहबाद दरगाह का अभिलेख देता है। और ये जो अभिलेख है दाबाई पीर का अभिलेख है, इसमें ये उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़ का नाम खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया। तो खिजर खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था, ये उल्लेख मिलता है हमें दाबाई पीर की दरगाह के अभिलेख से। तो ये सारी बातें थी। तो देखो आज के इस सेशन में हमने बात की है जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे परीक्षा में बार बार क्वेश्चन बनते हैं या विगत परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन इंपॉर्टेंट अभिलेखों से हमने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और 25-30 क्वेश्चन और भी हैं जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आप भी जानते हो कि ये दौर अपना चल रहा है, रील स्क्रॉल करने का ये दौर है, जिसमें कि लगभग हम 25-30 सेकंड की जो रील बनती है वो भी अच्छे से नहीं देख पाते। तो ये 30 मिनट की क्लास देखना थोड़ा महाभारत सा काम हो जाता है आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में हैं जो कि अभी भी अपने आप को संयमित बनाए हुए हैं और अपने अध्ययन पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ऑल द बेस्ट। अगला सेशन हम जल्दी लेकर आएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।